Hello everyone, welcome back to the channel. Can Ohm's law be applied to every electrical device? The answer is no. Some of the electrical devices do not follow Ohm's law. So in this lecture, we'll discuss the limitation of Ohm's law and we'll also learn why it fails in certain situation. For that, हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन ओमिक जो कंडक्टर्स होते हैं एंड ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में समझना होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नॉन ओमिक कंडक्टर्स. फर्स्टली नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, इससे पहले हमें ओम्स लॉ के बारे में नॉलेज होना चाहिए. व्हाट इज ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. और अगर इसे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन अगर आप हटाते हो तो इसमें क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपका R आता है और यहाँ पर आप I लिखोगे. राइट, दिस R इज योर रेसिस्टेंस. राइट, सो हम इसे यहाँ से ऐसे रीअरेंज भी कर सकते हैं कि R को आप एक साइड ले जाओ और इसके बाद V डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर I आ जाएगा. सो यहाँ पर हमें अभी तक ऐसा पता होगा कि कंडक्टर्स जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, बट ऐसा ट्रू नहीं होता. सभी आपके जो कंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स. जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उन्हें कहा जाएगा ओमिक कंडक्टर. जो नहीं करते हैं वो है नॉन ओमिक कंडक्टर्स. So firstly, non-ohmic conductors are those conductors which do not follow Ohm's law, means they do not follow the relationship V is equal to IR. V is equal to IR represent करता है Ohm's law. That means non-ohmic conductor इस relationship को follow नहीं करते हैं. And also देखो यहाँ पर अगर हम करें V is equal to IR, V is equal to IR is the रिलेशनशिप जो किसका है, आपका ओम्स लॉ का है. सो अकॉर्डिंगली अगर हम R क्या है, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I है. R आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था जो कि एक कैसा होगा, जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. सो दैट मीन्स हम ओम्स लॉ को ऐसे भी कह सकते हैं, ओम्स लॉ आपके कौन से फॉलो करेंगे, जिसमें कि जो रेसिस्टेंस है कंडक्टर की वो कैसे रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए. बिकॉज हमने जो ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन लिया है उसमें हमने देखा है कि जो R होता है वो आपका ऑलवेज कांस्टेंट टर्म रहता है, बिकॉज ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से आपके पास ऑब्टेन हुआ है. सो ओम्स लॉ में हमने देख लिया वही कंडक्टर्स और आपके वही सब्सटेंसेस ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे जो कि जिसमें कि R आपका कांस्टेंट होगा. राइट, अगर R वेरिएबल हुआ तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे. दैट्स ऑल. ये वाली चीज़ आपने यहाँ से समझ ली, वेरी इंपॉर्टेंट. R का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है टू फॉलो ओम्स लॉ. सो यहाँ पर फिर से देखते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओम्स लॉ फॉर द ओमिक कंडक्टर एंड द नॉन ओमिक कंडक्टर. देखो तो हम इसका V और I का ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे. चलिए यहाँ पर V और I का अगर आप ग्राफ बनाओ, ओमिक में क्या हो जाएगा, V और I का इट फॉलोज V इज इक्वल टू IR. तो ये लीनियर जो है इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन यहाँ से शुरू होगी और ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी. एंड नाउ अगर स्लोप अगर आपको निकालना है, स्लोप क्या होता है, y एक्सिस में जो चीज़ है डिवाइडेड बाय x एक्सिस में जो चीज़ है. दैट मीन्स y एक्सिस हैज़ पोटेंशियल इन इट एंड यहाँ पर x एक्सिस वी हैव I जो करंट है और V अपॉन I हमें क्या पता है, हमें पता है वो क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है. दैट मीन्स वी कैन से दैट जो स्लोप है आपका, दिस इज नथिंग बट द रेसिस्टेंस. स्लोप इज नथिंग बट द रेसिस्टेंस. सो हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट दिस स्लोप इज नथिंग बट योर रेसिस्टेंस. दिस इज द रेसिस्टेंस वी हैव. राइट, सो दिस इज फॉर द, ये वाला ग्राफ कौन शो करेंगे, ओमिक कंडक्टर्स. राइट, ओमिक कंडक्टर जो ओम लॉ को फॉलो कर रहे हैं वो ये वाला शो करेंगे. और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर स्लोप है. तो स्लोप आपका है, स्लोप होता है कि आपका वो किस तरफ को बेंड हो रहा है, किस इंक्लिनेशन पर है वो. तो आप देख रहे हो वो एक ही इंक्लिनेशन पर है. दैट मीन्स स्लोप आपका इसमें थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रह रहा है. राइट, बट ऑब्वियसली नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ऐसा नहीं होगा. तो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए क्या होता है, कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते. तो अगर इसमें V और I का ग्राफ बनाए तो इनिशियली तो क्या होगा, वो वैसे ही फॉलो करेगा जैसे ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट वो क्या कर देता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता और इस तरह का उसका ग्राफ हो जाता है. अब आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ अगर आप स्लोप देख रहे हो तो वो कॉन्स्टेंट रह रहा है. ओके, इंक्लिनेशन सेम है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जो आपका
आर है रेसिस्टेंस दैट इज सेम, बट आफ्टर सम टाइम यहाँ से आर आपका अब्रप्टली चेंज हो रहा है बिकॉज इंक्लिनेशन आपकी यहाँ से चेंज होगी, दैट मीन्स आर चेंजेस फ्रॉम हेयर. सो वी कैन से दैट इन दिस ग्राफ जो भी कंडक्टर इस ग्राफ को फॉलो करेंगे दैट मीन्स वो कैसे हुए, नॉन ओमिक कंडक्टर्स हुए, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, बिकॉज वी हैव वेरिएबल रेसिस्टेंस. यहाँ से रेसिस्टेंस दैट मीन्स स्लोप अलग है एंड यहाँ से स्लोप आपका अलग हो जाएगा. सो वी कैन से दैट इसमें जो आर होता है वो वेरिएबल है, वो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरी कर रहा है. एंड वो वेरी क्यों करा ये भी आप समझ लो. एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आपका ये कंडक्टर है, कुछ कंडक्टर्स में एट सम पॉइंट आपका जो पोटेंशियल इंक्रीज़ करने से, फर्दर पोटेंशियल इंक्रीज़ करने से जो करंट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है. जैसे यहाँ पर पोटेंशियल है और उसके बाद पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहे हो बट आई की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम रह रही है. दैट मीन्स कुछ टाइम के बाद आपका जो करंट है वो जितना है उतना ही रहेगा और ज़्यादा करंट आपका आएगा वैल्यू. एंड जब आपको पता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में एज दी करंट इंक्रीजेस देन टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस. आपका करंट इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस. तो इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी आता है, हीटिंग इफेक्ट आता है, राइट. तो दैट मीन्स करंट इंक्रीज होगा तो अप्लायंसेस में हीटिंग इफेक्ट आएगा. हीटिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. टेम्परेचर इंक्रीज करने से यू नो दैट इन अ कंडक्टर में क्या होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द हीटिंग. जो हीटिंग कैसे आ रही है, क्योंकि आपका जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है और उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट है. हीटिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. उसकी वजह से कंडक्टर्स में क्या होता है, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है. रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. सो दैट मीन्स इसमें क्या हुआ, हीटिंग की वजह से हमारा जो रेसिस्टेंस है वो अब कांस्टेंट नहीं रहा. इवेंचुअली ये वेरिएबल रेसिस्टेंस हमें मिल रही है जो कि ओम्स लॉ के अगेंस्ट आती है. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आर आपका वेरिएबल हो जाता है. उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएगा. कंडक्टर तो है बट नॉन ओमिक कंडक्टर ये हो जाएगा जो कि V = IR को फॉलो नहीं करता, जिसमें कि R वेरिएबल होता है. और वेरिएबल क्यों हुआ है वो आपने यहाँ से हीटिंग इफेक्ट से देख लिया, राइट. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर द ओमिक कंडक्टर स्लोप R जो है वो कांस्टेंट है एंड फॉर द नॉन ओमिक कंडक्टर आपका क्या हो जाएगा, R जो है दैट इज़ वेरिएबल, राइट. और यहाँ पर देख सकते हो पहले ऐसे जाएगा और उसके बाद इवेंचुअली आपका यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा, राइट. नाउ हम देखते हैं पर्टिकुलर लिमिटेशंस के बारे में जो कि हमें करनी है कि कौन से अंडर व्हाट कंडीशंस कि जो आपके कंडक्टर है वो नॉन ओमिक की तरह एक्ट करते हैं या फिर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस. सो फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट रेसिस्टेंस, जैसे हमने करा, नॉट फॉर द वेरिएबल रेसिस्टेंस. वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए ये फॉलो नहीं होता है, ओनली कांस्टेंट रेसिस्टेंस के लिए ये फॉलो करते हैं. जैसे कि आपको पता है V = IR है, इन दिस R शुड बी कांस्टेंट टर्म. सेकेंड क्या है, ओम्स लॉ ओनली वैलिड इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. तो दैट मीन्स सेकेंड कांस्टेंट क्या आना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, तभी आपका जो कंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं. एंड कंडक्टर इफ एट सम पॉइंट हीटिंग हैपन्स इन अ सर्किट ड्यू टू अ लार्ज करंट. वही चीज़ जो आपकी नॉन ओमिक में हमने बताई थी कि क्या हो जाता है समटाइम्स, कि क्या हो जाता है यहाँ पर समटाइम्स आफ्टर सम टाइम, जैसे आपका कंडक्टर है तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा करंट है तो उसकी वजह से हीटिंग आएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है. बट हमने यहाँ पर करा है कि ओम्स लॉ फॉलो करने के लिए टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. टेम्परेचर इंक्रीज होने से, टेम्परेचर चेंज होने से आपका क्या होता है, रेसिस्टेंस चेंज हो जाती है एंड रेसिस्टेंस आपकी वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट कांस्टेंट होनी चाहिए. सो दैट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. एंड फॉर द कंडक्टर्स इफ एट सम पॉइंट क्या होता है, हीटिंग हैपन्स इन अ सर्किट ड्यू टू अ लार्ज करंट, सो टेम्परेचर इंक्रीज करता है एंड रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज करती है, विच डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ. इसी वजह से हमारा ओम्स लॉ ये फॉलो नहीं करता है. एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेसिस्टेंस इंक्रीजेज ओनली फॉर द कंडक्टर, बिकॉज सेमी कंडक्टर्स के लिए ये चीज़ अलग होती है, राइट. कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रेसिस्टेंस भी आपकी इंक्रीज करती है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज देयर आर सम सब्सटेंसेस जैसे कि सेमीकंडक्टर है या फिर डायोड है. डायोड क्या है, डायोड भी एक काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर ही है, वो बिल्कुल भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. अगर हम यहाँ पर इसका रिलेशनशिप बनाए, जैसे हम हमेशा ही V और I के बीच में यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं, बट अगर डायोड के केस में क्या होता है, इसका ग्राफ उल्टा बनता है. इस तरह से ये वाला ग्राफ बन जाता है. यहाँ पर I लोगे आप, यहाँ पर पोटेंशियल लोगे, दिस इज योर पॉजिटिव एक्सिस ऑफ पोटेंशियल और यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस ऑफ पोटेंशियल है. तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें डायोड के केस में आपको इस तरह से ग्राफ आता है.
I और V का, जब आपका पॉजिटिव V है, बट जब नेगेटिव V है तो एक्सपेक्टेड था कुछ ऐसे ही जाएगा ग्राफ, बट यहाँ पर ग्राफ क्या हो जाता है और ज़्यादा डिफरेंट आ जाता है, इस तरह का जिगजैग टाइप बन जाता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज इसमें जो स्लोप है इसका वो यहाँ पर कैसा है, वो स्लोप जो है वो कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट मीन्स रेसिस्टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग, इस वजह से ये नहीं आ रहा है। और जो रिलेशनशिप बिटवीन इनका V और I है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, V के साइन पे। अगर पॉजिटिव V साइन है तो ऐसा आ रहा है, जब आप नेगेटिव V की एक्सिस पे चले गए तो आपका ये वाला जो ग्राफ है वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कम्प्लीटली ये V इज इक्वल टू आई आर को फॉलो नहीं करता है, डायोड कभी भी V इज इक्वल टू आई आर को फॉलो नहीं करते हैं, राइट। सो वी कैन से डायोड भी फॉलो नहीं करते हैं। एट लास्ट वी हैव सेमीकंडक्टर्स डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। एग्जाम्पल आपका गैलियम एंड आर्सेनाइड का जो सेमीकंडक्टर होगा वो फॉलो नहीं करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I इज़ नॉट यूनिक मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर सेम I। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब आप यहाँ पर I और V का ग्राफ बनाओगे फॉर द सेमीकंडक्टर, अगर हम यहाँ पर बनाए V एंड I का ग्राफ, I एंड V का ग्राफ अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह से ग्राफ जाएगा, बट यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से ग्राफ जाता है। यहाँ पर पहले ऐसा इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डिक्रीज कर जाता है। सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर पोर्शन देखें तो पहले तो क्या हुआ, पहले तो यहाँ पर पहले आपका यहाँ पर बिल्कुल ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से फॉलो नहीं करना, नॉन लीनियर वाली कर्व शुरू हो जाएगी। सो ये वाली कर्व क्या है, दिस इज योर नॉन लीनियर वाला पोर्शन है आपका, ओके, नॉन लीनियर रीजन है। देखो यहाँ से यहाँ तक वो क्या कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा था, बट आफ्टर सम टाइम यहाँ से इस तरह से बेंड आ गया, दैट मीन्स वो नॉन लीनियर है। आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर सम पॉइंट वो जो आपका ग्राफ है वो नीचे की तरफ आने लग गया। देखो स्लोप अगर ऊपर को, अगर ये वाली चीज़ इंक्लिनेशन ऊपर को है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, अगर डाउनवर्ड आपका ग्राफ है तो दैट मीन्स स्लोप आपका नेगेटिव होता है। एंड इन दोनों के बीच में V एंड I के बीच में स्लोप आपका R है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस रीजन में जिसमें डाउनवर्ड ग्राफ जा रहा है तो जो आपका R है, रेसिस्टेंस है, वो कैसी होगी, वो नेगेटिव होगी, दैट्स व्हाई योर ग्राफ इज गोइंग डाउन, राइट। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा रेसिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है। तो इसी तरह से यहाँ पर रेसिस्टेंस जो सेमीकंडक्टर्स है उसके लिए यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो ये नॉन लीनियर रीजन आ रहा है। सो अब इसमें क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं इसे ड्रॉ करके कि अगर I का हम इधर से इधर कर ले तो दैट मीन्स एक I की, दिस पर्टिकुलर I की वैल्यू पर आपका क्या हो रहा है, यू हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल्स, ओके। सेम वैल्यू ऑफ I पर आपकी डिफरेंट पोटेंशियल्स की वैल्यू आ रही है जो ट्रू नहीं होती ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओम्स लॉ क्या बताता है कि डिफरेंट I की वैल्यू पर डिफरेंट पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए, राइट। सो इसी वजह से ये फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा सेमीकंडक्टर किससे, ओम्स लॉ को। सो वी कैन से दैट रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I we are getting two values of potentials, right, two values of potentials आ रही है यहाँ पर देख लो, right। फिर यहाँ पर कह सकते हैं there are more than one value of potential for same I, that's why यहाँ पर सेमीकंडक्टर आपका ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दी ओम्स लॉ और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब आपको पता चल गया है, नॉट ऑल अप्लायंसेस, नॉट ऑल कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ। उसमें दो कैटेगरी होती है, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। सो यहाँ से बहुत ही ब्रिलियंट आपका MCQ बन सकता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।